दोस्तों कहते हैं गमछा जो होता है बड़े ही काम की चीज होता है। अगर लू चले तो इसे अपने चेहरे को ढक लो और अगर ठंडी का मौसम हो तो इसे अपने कानों को बांध लो। एक व्यक्ति जिसके गले में लोग लगातार 10 साल से एक गमछे को देख रहे होते हैं और वह व्यक्ति जब एक दिन एक महिला के पास में फोन करता है और उस विषय में बताता है, उस राज को बताता है, उसके बारे में जब पता लगता है तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। लोग ये सुनकर के हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति जो लगातार 10 साल से जिसके गले में बराबर एक गमछा पड़ा होता है उसका राज क्या होता है। दरअसल दोस्तों वो व्यक्ति एक दिन एक महिला के पास में फोन करता है, उस बूढ़ी महिला से जिसकी उसकी दोस्ती होती है, और उससे कहता है कि जिसकी तुम तलाश कर रही हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वो महिला कहती है कि आखिरकार एक बार हमें उसको दिखा दो। और जब उस महिला को वो दिखाया जाता है तो ये देख करके वो महिला भी परेशान हो जाती है, और जब लोगों को इसके बारे में पूरी सच्चाई मालूम पड़ती है तो लोग भी सोच करके हैरान हो जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची कहानी, सच्ची घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा का एक जिला पड़ता है पलवल, और उसी पलवल का एक गांव पड़ता है घड़ी चांद, जहां एक लड़की बचपन से ही अपनी नानी के पास में रह करके अपनी पढ़ाई किया करती है। और उसकी नानी के घर से महज थोड़ी ही दूर पर उसकी मौसी का घर होता है, और जब कभी भी उसकी इच्छा होती है तो अपनी नानी के घर में रहती है, और जब कभी उसकी इच्छा होती है तो अपनी मौसी के घर चली जाया करती है। उसकी जो बुजुर्ग महिला होती है उसकी दोस्ती एक 60 साल के व्यक्ति के साथ हो जाती है, एक बूढ़े व्यक्ति के साथ हो जाती है, क्योंकि वो उसका पड़ोसी होता है। अब उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। जब कभी उन्हें कोई सत्संग सुनना हो या किसी भक्ति भजन में जाना हो तो वो दोनों एक साथ चले जाया करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो एक अस्पताल में गार्ड की नौकरी किया करता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता है, देखने में बहुत ही ज्यादा सीधा साधा होता है। तभी उस बूढ़ी औरत की वो नातिन जो एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो जाती है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, जिसका नाम प्रिया होता है, जो बीए फर्स्ट ईयर की छात्र होती है। और वो अपनी नानी से कहती है कि वो अपने मौसी के घर जा रही है, पर शाम तक जब वो अपने मौसी के घर से वापस नहीं आती तो जो उसकी बूढ़ी औरत होती है वो बूढ़ी औरत उसके मौसी के घर पर फोन करती है और उससे बात करती है, उससे पूछती है। तो उसकी मौसी कहती है कि प्रिया तो यहाँ आई ही नहीं। यह सुन करके अब वो नानी परेशान होने लगती है। उस लड़की के गांव में फोन किया जाता है। इसकी सूचना जब उसके माता पिता को दिया जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि उसे तो प्रिया के बारे में कोई पता ही नहीं है, उनकी तो कई दिनों से प्रिया की बात ही नहीं हुई है। अब वो तुरंत भाग करके वहां पर आते हैं और उसके बाद में अपनी बेटी को ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करते हैं, पर जब कहीं पर भी उसका पता नहीं लगता है तब वो लोग थाने जाते हैं और थाने जाकर के पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। पर पुलिस भी उन लोगों के साथ में ऐसा बिहेव करती है जैसा कि हर बार शायद पुलिस करती है। पुलिस उसके पिता से कहती है कि आपकी बेटी कहीं किसी के साथ भाग गई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो फिर एक ना एक दिन वापस आ जाएगी। यह सुन करके जो उसके पिता होते हैं वो परेशान होने लगते हैं, और पुलिस उसका कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, और वो निराश होकर के अपने घर वापस आ जाते हैं, अपने बेटी की तलाश करने लगते हैं। पर तभी उस जो बूढ़ी औरत का वो जो दोस्त होता है, जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 60 साल के आसपास होती है, वो बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला के पास में फोन करता है और उससे कहता है कि जिसकी आप तलाश कर रही हो वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। वो महिला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कैसे पता है कि वो मर गई है?
वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहती है कि एक बार उसको दिखा दो। और जब फिर वो उसकी दिखाया जाता है, लोगों को इसके बारे में पता लगता है, तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल जब वो व्यक्ति उस महिला के पास में फोन करता है और वो इस बात को कहता है, वो सारी बात उस महिला के मोबाइल पर रिकॉर्ड हो जाती है। वो महिला अपना मोबाइल लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जब पुलिस के सामने उस रिकॉर्ड की हुई बात को सुनाती है तो पुलिस भी परेशान होती है और उसके बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे पूछताछ करती है तो बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस को एक नई कहानी सुनाने लगता है। पुलिस उससे कहती है कि आखिरकार प्रिया कहाँ है, आपको ऐसा इतना भरोसा क्यों है कि आपने इतने भरोसे के साथ में क्यों कहा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों कहा कि प्रिया इस दुनिया में नहीं है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति शांत बैठा होता है, ऐसा लगता है उसे कुछ मालूम ही नहीं है। और उसके बाद में वो कहता है कि आज से करीब 10 साल पहले जब वो अपने गांव से यहाँ आया था तो उसने अपने चाचा और अपने चचेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस जैसे ही उसके मुंह से इन बातों को सुनती है, पुलिस हैरान होती है। पुलिस कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिरकार प्रिया कहाँ है, प्रिया। वो व्यक्ति कहता है कि कुछ दिन पहले एक लड़की जो अस्पताल में नौकरी किया करती थी, पर अचानक एक दिन उसको किसी कारणवश अस्पताल से निकाल दिया जाता है। वो अपने घर जाती है और उसके बाद में फिर वो जब एक दिन अपने बाकी पैसे लेने के लिए आती है, तब मैं उस लड़की को अपने साथ में बुलाता हूं, उससे कहता हूं कि बेटी आइए, कहां जा रही हो। और वो जब मेरे पास में आती है, मैं उसको अपने साथ ले जाता हूं और ले जाने के बाद में उसके साथ में सारे वो काम करता हूं जो कि जिसकी शायद ये कानून और ये समाज परमिशन नहीं देता है। और उसके बाद में उसकी हत्या करके उसकी लाश को बोरी में भर करके नदी में फेंक देता हूं। पुलिस सुनकर के हैरान थी। पुलिस फिर भी कहती है कि मैं आपसे प्रिया के बारे में पूछ रहा हूं, आप ये नई नई कहानी हमें सुना करके हमें गुमराह करने की कोशिश न करें। तभी वो व्यक्ति कहता है कि कुछ दिन पहले मेरा एक चाय वाले से झगड़ा हो गया था और उस चाय वाले ने मुझे मारा था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे इससे अपना बदला लेना है। और एक दिन मैंने उसकी 14 साल की बेटी को अपने घर में अपने रूम के अंदर उसके साथ में वो सारी हैवानियत की और उसके बाद में उसकी लाश को भी मैंने बोरी में भर करके नदी में फेंक दिया। पुलिस बातों को सुन करके अवाक रह जाती है, पर पुलिस जानना चाहती थी कि आखिरकार प्रिया कहाँ है, क्योंकि इन सारे केसों के खिलाफ पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं थे। पुलिस उससे कहती है कि मैं आपसे प्रिया के बारे में जानना चाहता हूं। अच्छा। तब वो कहता है कि अच्छा, चौंक जाता है, जैसे कैसे नींद से टूटा हो। प्रिया? अच्छा ठीक है, प्रिया के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। और तभी वो कहता है कि प्रिया जब उस दिन अपनी नानी के घर से अपनी मौसी के घर जा रही थी, तभी वो उससे कहता है कि बेटी कहां जा रही हो, और उसको अपने कमरे में बुलाता है, क्योंकि उस बूढ़े औरत और उसकी नानी की दोस्ती थी। प्रिया अक्सर उसे दादा कहती थी, बाबा जी कहती थी, और इस वजह से प्रिया उस विश्वास में उस बूढ़े व्यक्ति के कमरे में चली जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति प्रिया के हाथ पैरों को बांधता है, उसके मुंह में कपड़े को ठूंसता है और उसके बाद में वो सारी हैवानियत करता है और हैवानियत करने के बाद में गला दबा करके प्रिया की हत्या कर देता है। उसकी लाश को भी बोरी में भरता है और बोरी में भरने के बाद वो उसको नदी में ले जाता है फेंकने के लिए। पर जैसे ही वो उसकी लाश को नदी में फेंकता है, वो नदी में न जाकर के उसकी लाश झाड़ियों में फंस जाती है। उस समय जब कुछ लोग वहां आ रहे होते हैं, तभी वो व्यक्ति वहां से उसकी लाश को छोड़ करके अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन फिर वो जाता है प्रिया की लाश को नदी में गिराने के लिए, पर वो गिरा नहीं पाता है। और तभी वो उसके मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है, कुछ ऐसा विचार आता है, वो उस बूढ़ी औरत के पास से फोन करता है और फोन करके कहता है कि जिसकी तुम तलाश कर रही हो वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। पुलिस जब उसके मुंह से इन सारी बातों को सुनती है, शायद उसने जितने भी पहले केस किए थे उनके खिलाफ पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं होता है, पर प्रिया के केस में पुलिस के पास सारे सबूत थे, सारे साक्ष्य थे,
पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज देती है। दरअसल दोस्तों, वो व्यक्ति एक तरह से सीलर था जो एक के बाद एक घटना को अंजाम देता था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। जहां पर भी रहें सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।